हेलो दोस्तों, मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम कर रहे थे। अब आप देखिए, आज जो हम करने वाले हैं ना, आपके 20 नंबर पक्का करेंगे जो कि एमसीक्यू के होते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, 20 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेंगे जो कि एमसीक्यू होते हैं। आज हम जो भिवानी बोर्ड ने है ना, ये जो सैंपल पेपर डाल रखा है साइट पर, उसको सोल्व करेंगे। देख भी सकते हैं आप, इस सूबाई बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी बोर्ड, यानी भिवानी बोर्ड ने डाल रखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूँ। तो इसको भी कर लेंगे। तो हाँ, ये एमसीक्यू घूम फिर करके यही कोड में आपके आते हैं, क्योंकि अब 20 नंबर का जो मैटर होता है ना, वही घूम फिर करके आता है, वही कंसेप्ट होते हैं इसकी सेम। तो आज ये बिल्कुल इजी अप्रोच से करने वाले हैं। चले टाइम वेस्ट ना करते हुए तो देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देता हूँ। आपको क्या गिवन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक, भी आप पढ़ते जाना मेरे साथ, यदि दो धनात्मक पूर्णांक पी और क्यू को P इक्वल टू ए बी स्क्र और ए क्यू की वैल्यू है ए क्यू बराबर बी के में व्यक्त किया जाता है। ए और बी अभाज्य संख्या, तो एलसीएम पी और क्यू का एलसीएम पूछा है। ठीक है भाई, अगर पी और क्यू का क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो कैसे करेंगे। देखिए, पहले तो पी की वैल्यू लिख लो जो आपको गिवन थी। पी की वैल्यू हमें गिवन है भाई, मैं बता देता हूँ, आप पीछे देख लेना। ए बी स्क्वेयर ये गिवन था, ए बी स्क्वेयर। और जो क्यू था, क्यू की वैल्यू हमें गिवन थी ए क्यूब बी, ए क्यूब बी ये हमें गिवन था। और हमें एलसीएम पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एलसीएम हमें पूछ रहा है। तो देखो, एलसीएम हमारा क्या होता है भाई, सिंपल सी अप्रोच है। एलसीएम क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और बड़ी पावर वाला एलसीएम होता है। तो इसमें ए की पावर ये एक है और ये की पावर तीन है, तो बड़ी पावर एक ही एक है, एक ही तीन सर, एक ही तीन। और इसमें बी है और इसमें बी की दो है, तो बड़ा क्या है, बी की दो। तो एलसीएम क्या होगा, ए की तीन और बी की दो, ए की तीन और बी की दो। तो ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है। अब आप अपना आप कर लोगे ध्यान से। देखो, ए की तीन, ये राशि ऑप्शन ए की तीन और बी की दो, ये देखो आंसर भी आपके साथ के साथ ठीक है। अब आपको समझ आ गया, यानी एलसीएम क्या होता है, दोनों में कॉमन हो लेकिन बड़ी पावर वाला, सिंपल। अगर सर ऐसे आप पूछता तो ये भी बता सकता हूँ। अब तुम्हें ये थोड़ी पता है भाई, आप ये मत मानकर चलना कि एलसीएम पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है। अब दोनों कंसेप्ट को पक्का कर लेंगे साथ के साथ। ऐसे क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा लेकिन कम पावर वाला, तो ए। और इसमें क्या कॉमन है दोनों में, बी या और बी की दो या बी, तो बी, ए बी इसका आपका एस हो जाएगा। ठीक है, एस होता है जो दोनों में कॉमन हो, कम पावर वाला। एलसीएम होता है बड़ी पावर वाला। दोनों कंसेप्ट अच्छे से कर लेना। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमा संख्या नहीं है। अप्रिमा संख्या नहीं है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है प्रीमा संख्या। क्या पूछ रहा है, प्रीमा संख्या। अब पहले तो यही देख लो, अप्रिमा संख्या का कंसेप्ट क्या है। अप्रिमा संख्या क्या होती है भाई, सर अप्रिमा संख्या क्या होती है वो बताओ। अप्रिमा संख्या वो होती है जो रूट में होती है, जो रूट से बाहर नहीं, जैसे रूट 2, ये आपकी अप्रिमा संख्या है। रूट 5, ये आपकी अप्रिमा संख्या है। रूट 7, रूट 7, रूट 9, ये सारी अप्रिमा, सॉरी रूट नौ अप्रिमा संख्या। देखिए, ये तो रूट से बाहर नहीं निकल सकती, ना रूट 2 ना रूट 5 ना रूट 7, लेकिन रूट 9 अप्रिमा ने भी प्रीमा बन जाएगी। सर कैसे, क्योंकि जो 9 बाहर निकल जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो ये हो जाएगी प्रीमा संख्या। याद रख लोगे इस कंसेप्ट को। जो रूट से बाहर निकल गई वो आपकी बन गई प्रीमा संख्या, और जो रूट में ही रह गई वो होगी अप्रीमा संख्या। सर हमें कैसे पता लगेगा रूट से बाहर नहीं निकलेगी भाई, वो तो करने पड़ेंगे ना, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे 9 है, इस 9 को 3 या 9 लिख सकते हो। अगर इसके पेयर बन गया, पेयर अगर बन जाता है तो पेयर जो बनेगा, तो ये पेयर बाहर निकल आएगा, तो ऐसे। ठीक है, तो तुम्हें पता ही होना चाहिए अभी अपने लेवल पर, जिसका पेयर बन जाता है वो बन जाता है, या जिसका रूट निकाला जा सकता है, सिंपल। तो अब इस क्वेश्चन पर आना जो इसने हमें गिवन दिया था भाई। अब हमें क्या गिवन था, देखो रूट 2 कैसी संख्या है, ए ऑप्शन को चेक करो ना, ए में रूट 2 है। ये रहा ए में रूट दो तो आप पता ही, आपको अप्रीमा संख्या है। ठीक है, तो ये अप्रीमा संख्या है। ये हमसे पूछा था कौन सी नहीं है, रूट 2 अप्रीमा है सर, रूट 3 भी अप्रीमा है ना, ये हो सकती। रूट 8 भी अप्रीमा संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल सकती ना, रूट 8। और लेकिन ये देखो 2 + रूट 9, ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए, ये क्यों राइट होगा आपका, 2 + रूट 9, इसके बारे में बता देता हूँ। 2 + रूट 9 आपका क्यों राइट होगा, 2 + रूट 9 इसलिए राइट होगा भाई, क्योंकि जो 2 का तो 2 रहेगा, और रूट 9 किसका होता है, 3 का। तो 3 और 2 5, ये प्रीमा, यानी जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हो प्रीमा होती है। इसलिए रूट 9 जो था ना, रूट 9 जो था वो आप लोगों का क्या होता है, प्रीमा संख्या होती है, ना कि अप्रीमा। रूट देख करके मत आप कन्फ्यूज हो जाना। ठीक है, और सिंपल सी बताऊं, जो अभाज्य संख्या होती है, अगर अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, अगर आप इन पर रूट लगा दोगे ना कभी भी, तो ये हमेशा ही अप्रीमा कहलाएगी अभाज्य संख्याओं पर। तो क्योंकि अभाज्य संख्याएं कभी भी रूट से बाहर नहीं निकलती, ये तो आप याद ही रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, देखें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो हमें गिवन है भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3।
यदि 2 प्लस रूट 3 बहुपद पी एक्स का एक शून्यक है तो बहुपद का अन्य शून्यक क्या होगा। अगर एक शून्यक आपको 2 प्लस रूट 3 दे रखा ना, क्या दे रखा है एक शून्यक 2 प्लस रूट 3, ये आपको एक शून्यक दे रखा है, तो अगला शून्यक क्या होगा हमेशा याद रखना 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, इसमें कन्फ्यूज ही नहीं होना। अगर प्लस में दे रखा है तो माइनस वाला आंसर होगा 2 माइनस रूट 3, ये देख लो आप, देख भी लो भाई। अब देख लो ये कहाँ पे है सर, कौन सा ऑप्शन है, देखो ये तो 2 माइनस रूट 3 ढूंढ रहे हो अभी, इसमें ये माइनस 2 माइनस रूट 3 तो बी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, फिर 4 में क्या है, AP 10 7 4 का कौन सा पद माइनस 32 है। कौन सा पद माइनस 32 है, कभी भी आपसे पूछे एक तो AP 10 7 4 का कौन सा पद माइनस 32 है, पहले ए की वैल्यू बता दो। ए की वैल्यू तो आप सभी को दिख रही है सर 10 है। डी भी निकाल लेगा बच्चा, डी क्या होता है, दूसरे में से पहला घटाओ, 7 में से क्या घटा दो 10, 7 में से 10 घटाओगे तो -3, क्या आ जाएगा -3। समझ आ रहा ना भाई, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज का यूज कर लेता हूँ। और कौन सा पद -32 है, अगर आपसे कौन सा पद पूछे ना, तो अगर आपको नहीं पता ना कि -32 कौन सी सीट पर बैठा है एपी में, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप एपी में कंफ्यूज हो जाओ तो जो वैल्यू गिवन होगी ना उसको ए एन के बराबर रख दो। किसके बराबर रख दो, ए एन के बराबर रख दो। तो ए एन के बराबर रख दो भाई, इसको बेसिकली ए एन बराबर रख दो -32। यही तो पूछ रहा था कौन सा पद -32 होगा, तो हमें पता नहीं ना ये -32 कौन सी सीट पर बैठा है, तो हम बोल देंगे ए एन बराबर -32। और ए तो अभी आप लोगों ने निकाला ही था, जो कि इसमें गिवन ही थी एपी में, ए क्या था 10 था, और डी भी आप लोग निकाल पाए थे, डी क्या था, डी अभी वैल्यू आई थी आपकी 7 -10, 7 -10 यानी -3, बस अब आपको फार्मूला लगाना है, अपने आप आ जाएगा। ए एन का फार्मूला बच्चा जानता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर में 32। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है सर 10 प्लस एन माइनस का 1, और डी की वैल्यू कितनी आई है -3 बराबर में 32। अब आप ही बताओ, ये प्लस का 10, ये प्लस का 10 उधर माइनस का होगा और ये गुणा भाग में जाएगी, ये तो बच्चा जानता है। एन माइनस का 1 -3 बराबर में 32, और ये जो प्लस का 10 है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये उधर जाकर माइनस का हो गया, तो अब कर दो एन माइनस का 1, और ये 32 में से 10 गया 22, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये गुणा का रिलेशन -3, ये भाग में चल जाएगा भाई, किस में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा, जान देंगे, ये आपका आ जाएगा इसके अपोन में -3, ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी भाई। ये ए एन बराबर -32 था, कितना था -32, मैं लेकर चल रहा हूँ +32, तो माइनस लगाओ ना इसको, तो -32 और -32 बताओ अब कितना होगा, फिर यहाँ गड़बड़ होगी ना, -32 और -10 ये हो जाएगा -42, ठीक है -42। अब ये -3 जो मैं बता रहा था गुणा में, ये कहाँ आएगा इसकी भाग में, तो -3 से भाग दे दो, काट दो, 3 से काटोगे 14 तिये 42, 14 तिये 42, तो n -1 बराबर क्या आ गया 14 वैल्यू आ गई, और n बराबर निकालोगे तो 14, और माइनस को तो जाकर प्लस होगा, तो 14 और 1 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो आपका राइट आंसर 15 होगा, मैं चेक करा देता हूँ, आप आओ देखो, इसमें ये रहा डी ऑप्शन था, हालांकि इसमें स्लाइड में छिपा हुआ है, तो डी आपका राइट आंसर होगा, इसमें 15 दे रखा है भाई, कर पाओगे आप इसको। चले अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ, जो मेरे सामने पड़ा है क्वेश्चन नंबर 7 को बताओ सर कैसे करेंगे। बिल्कुल ईजी मेथड है, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको। एक त्रिभुज ABC में DEF त्रिभुज ABC और DEF में कोण B बराबर कोण E, कोण F बराबर कोण C, AD बराबर 3 DE है, तब दो त्रिभुज हैं। जब दो त्रिभुज है, देखना भाई त्रिभुज क्या होते हैं। वैसे भी आप एक चीज को ध्यान से देखो, आप लोगों का जो 10th क्लास में वो समरूप है, तो सिंपल सी बात है, जिसमें समरूप है वही आपका राइट आंसर है। तो समरूप लेकिन सर्वांग सम नहीं, राइट आंसर तो बी है, दे भी रखा है, लेकिन ये कैसे हुआ मैं वही बता देता हूँ। एक त्रिभुज ABC ले लो, एक त्रिभुज क्या ले लो ABC ले लो, ये लो एक त्रिभुज ले लो ABC, ठीक है, इसको मिला लेना भाई AB, सर किसको भाई, वर्टेक्स को, इनको मिला लेना ना ABC। और नेक्स्ट त्रिभुज के बारे में क्या बोला इसने वो भी देख लो। नेक्स्ट त्रिभुज इसने बोला था, मैं बता देता हूँ, एक ABC था और एक DEF था, एक क्या था DEF ये था, और साथ में इसने मैंने बोला कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, और एक साथ में और दिया कोण F बराबर कोण C, कोण F बराबर कोण C, ये भी हमें दिया, और AB बराबर, और एक बात और बोली इसने क्वेश्चन में, AB बराबर जो है 3D है, 3DE है, ये भी बोला। तो सिंपल सी अप्रोच है, जब कोई भी दो कोण बराबर हो, देखो ये इसके बराबर है, और कोण F बराबर कोण C है, ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है,
इस ई के बराबर है, एफ सी के बराबर है। तो आप लोगों को पता है जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक तीसरे के बराबर हो जाता है। किस रूल से? समरूपता के रूल से। यही समरूप का रूल होता है। तो ये त्रिभुज इस प्रकार से समरूप हो जाएगा। और ए बी बराबर इसने हमें बोला है 3DE है, 3DE है, 3DE है। तो सिंपल सी बात है, भुजाएं हमारी क्या होती है? समानुपाती होती है। भुजाएं हमारी क्या होती है? समानुपाती होती है। लेकिन यहाँ एक ही भुजा बता रखी है तो हम कुछ इस पे अंदाजा नहीं लगा सकते। और सर्वांग सम होने का बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता। क्यों? सर्वांग सम तो तब होता है जब ये भुजा आपस में बराबर होती है। तो वैसे भी 3D हो गया, बराबर है ही नहीं। ए बी बराबर 3D बोल रहा है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं हो सकता। ये क्या होगा? समरूप होगा। चले आगे बढ़ते हैं। ये कर लोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको देखना, बिल्कुल फ्री के नंबर आपको दे जाएगा और आता भी है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। सर कैसे? ये देखें सर, आकृति आपके सामने है। आकृति में देखो एक ओ पर 110 डिग्री है। हमें एंगल पी टी क्यू निकालना है। एंगल पी टी क्यू ध्यान से देखना भाई, एंगल हमें निकालना है पी, ये क्या हो रहा है? एंगल पी टी क्यू, ये एंगल हमें निकालना है, एंगल पी टी क्यू। अगर हमें एंगल पी टी क्यू निकालना है, क्या निकालना है? पी टी क्यू। अगर हमें एंगल पी टी क्यू निकालना है तो एक काम आप आराम से कर सकते हो। जो भी टी पड़ा है ना, जो बीच में टी पड़ा है, इस पर ये एंगल है हमारा, ठीक है। जो टी पड़ा है इस पर एंगल है, ये एंगल हमें चाहिए, ये बेसिकली ये टी बीच वाला एंगल। तो हमेशा एक बात याद रखना, आमने सामने हमेशा 180 डिग्री का कोण होता है बस। जब ये 110 है तो ये टी पर ऑटोमेटिक कितना बचा? 70 डिग्री। क्योंकि अभी तो बताया आमने सामने कितना कोण होता है? 180 डिग्री का। तो ये 110 है तो ये कितना बचा? 70। भाई जोड़ लो ना, 180 का होता है तो 180 में से 110 ही घटा दो। अगर आप नहीं घटा पा रहे तो 110 घटाओगे तो कितना बचेगा? 70 डिग्री। तो आपका आंसर राइट क्या होगा? 70 डिग्री। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आता भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के आपको कराते हैं। चलिए अब आगे आओ। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखना ध्यान से भाई। के का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण 2x² - kx + k बराबर 0 के बराबर मूल है। अगर कभी भी बराबर मूल हो ना तो इसका कंसेप्ट क्या होता है भाई? अगर बराबर मूल है तो डी स्क्वायर बराबर मूल तब होते हैं जब डी की वैल्यू 0 हो। पहले तो ये देखो, बराबर अगर मूल है तो डी की वैल्यू क्या होगी? 0। और डी का फार्मूला आपको पता ही होगा सभी को, b² - 4ac होता है। क्या होता है? b² - 4ac होता है। अब सर ये b और abc क्या होता है भाई? तो क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास ये होता है ax²। चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। हमारे पास ये होता है ax², एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx और प्लस में c। आप इस x² को छोड़ोगे तो a मिलेगा, इस x को छोड़ोगे तो b मिलेगा, पूरी वैल्यू लास्ट c होती है। अब हमारे क्वेश्चन में एक इक्वेशन हमें दे रखी है, वो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। हमें दे रखी है 2x², मैं पीछे स्लाइड नहीं दिखाऊंगा, मेरे को पता है 2x² - kx और प्लस में k। जिसके पास रिवीजन हो तो रिवीजन लेकर ही बैठ सकता है और पक्के कर सकता है भाई। अब a की वैल्यू देख लो आप कितनी है। a की वैल्यू सर 2 है। b की वैल्यू कितनी है? देखो ना, x² को छोड़ दो तो a की वैल्यू क्या बची? 2। और x को छोड़ दो, b की वैल्यू क्या बची? पूरी -k। और c की वैल्यू क्या है? k। अब d का फार्मूला लगा दो। d का फार्मूला था b², तो -k का होल स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू कितनी है? 2। और c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है k। तो इसको सोल्व करो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा k² -4 दूनी 8k। 8k अभी तो आप लोगों ने सीखा था, k² - 8k आया, k² - 8k। और अभी तो आपने सीखा था अगर बराबर मूल है तो d की वैल्यू क्या होगी? 0। ये पूरा d तो था आपका, d तो था तो 0। तो k² बराबर, दोनों में क्या कॉमन आ गया सर? दोनों में k कॉमन है। एक, अब जब कॉमन k लोगे, 2 k है, एक k कट जाएगा तो एक k बचेगा। और इस k से ये k कटेगा, हालांकि इस k से ये k कटेगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बराबर में 0। तो k बराबर क्या आ गया? 0। और k बराबर क्या आ गया? 8। k बराबर आ गया 0 और k बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। तो अब देख लो किस ऑप्शन में है ताकि आपको पता लगे। आओ, k बराबर 0 और 8, ये रहा। देखो मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आपको पता दिख जाए कि सर क्या बोल रहे हैं। ये रहा भाई, ये ध्यान से देखो। देखो 0 और 8 अपना आंसर आया था, ये रहा 0 और 8, ये रहा डी, ये दे रखा 0 और 8 दोनों ही आंसर आएंगे, 0 और 8। देखो केवल 0 ये नहीं था, केवल 8 ये भी नहीं था, दोनों थे ना हमारे के आंसर, 0 भी और 8 भी। तो इस प्रकार आप इसको भी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ आप लोगों के सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है भाई। क्या बतानी है? दूरी। तो इसमें तो सिंपल सी है, दूरी सूत्र लग जाएगा भाई। क्या लग जाएगा? दूरी सूत्र। बिंदु दे रखे ना, इसको ए बिंदु बोल लो, इसको बी बिंदु बोल लो और दूरी सूत्र निकाल दो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए बिंदु जो था वो हमें गिवन है -4√3
-4√3 और इंटू में 8। ये हमें ए बिंदु गिवन था और बी बिंदु भी निकाल दो। बी बिंदु क्या था हमारा, ये था -√3 और 5, -√3 और 5, ये हमारा था बी बिंदु। क्या था हमारा, बी बिंदु था। तो अब ए बी निकालना है। अब बेसिकली ए बी का फार्मूला क्या होता है, आपको दूरी सूत्र निकालना है ए बी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है, पहले में से पहला घटाना होता है बस। पहले में से पहला घटाओ तो -√3 फार्मूला भी चलो एक बार बताना ही पड़ेगा भाई आप लोगों को, पूरा ही करके दिखाता हूँ, नहीं तो फिर समस्या मेरे को लग रहा है कि आपको हो जाएगी। पूरा ही कर देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा, क्योंकि रूट में दे दिया ना इसने भाई, थोड़ा सा इसने आपका काम बढ़ा दिया। तो देखो ये होता है हमारा x1 कोमा, ये होता है हमारा y1, x के साथ y होता है मेरा हमेशा, ये होगा x2 और ये होगा y2। ठीक है भाई, x2 और y2। तो फार्मूला जो होता है ए बी का वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। ये पूरा फार्मूला होता है। नहीं एक्स में से देखो एक्स ही घट रहा है, वाई में से वाई घट रहा है, तो ये एक फार्मूले का माइनस आता है भाई। एक किसका माइनस आता है, फार्मूले का। मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो फार्मूला मैंने लिख दिया है, आप थोड़ा देरिया बनाकर रखना, और अगर देरिया बनाकर रखोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सर कैसे, देखो ये देखो भाई, आओ ये देखो x2 में से x1 घटेगा, तो ये x2 की वैल्यू क्या, -√3, हमें भी निकालना ना, तो -√3 और एक माइनस ये फार्मूले का और ये इसका माइनस x1, अगर ये देखो माइनस का है ना तो प्लस का हो जाएगा। रीजन इसका क्या है सर, ये कैसे हो गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, एक फार्मूले का माइनस और एक इसका माइनस, इसलिए प्लस हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर प्लस। अब y में से y घटा दो, y की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ y की वैल्यू है 8, तो 5 - 8 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट तो होगा ही भाई। ठीक है, अंडर द रूट तो होगा ही, तो आप राइटिंग पर मत जाना। अब देखो 4√3 में से √3 गई तो 3√3 बचाए, दो 3√3 का होल स्क्वायर, घटा लोगे ना, सेम परिवार है, √3 तो घट जाएंगे 4√3 में से, इसका कोएफिशिएंट एक है, 4 में से एक गया तो 3√3 और 5 में से 8 में से 5 गया तो -3 का होल स्क्वायर और अंडर द रूट चल ही रहा था, तो सोल्व कर दो। तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9, और इस देखो इस स्क्वायर का मतलब है इस 3 का भी स्क्वायर है, इस √3 का भी स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर तो 9 और स्क्वायर से रूट कट गया, ये तो खाली बचा 3, तो 3 क्या 9 होती है 27, ये तो निकला 27 प्लस में, और 3 का स्क्वायर 9, 27 और 9 होती है 36, तो रूट आ गया 36, रूट कितना आ गया 36, और 36 किसका होता है, छिक 36 6 का। तो जो इसने पूछी थी दूरी वो क्या आ जाएगी आप लोगों की 6, मैं चेक करा देता हूँ आंसर भी आप लोगों का, ये आओ ये राशि आंसर है यानी 6। समझ आया कैसे निकाला मैंने, होपफुली कर लोगे आराम से, सिर्फ दूरी सूत्र लगाना है, यानी पहले में से पहली वैल्यू घटानी है, होल स्क्वायर कर दो, फिर y में से फिर दूसरे में दूसरी वैल्यू घटानी है, तो ये सिंपल सी अप्रोच आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा sin 30 प्लस कोस 30 माइनस sin 60 प्लस कोस 60 का मान क्या होगा। सिंपल है बिल्कुल। पहले इसके लिए ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले आप लोग इसकी वैल्यू को जान लो भाई, वैल्यू भी सिखा देता हूँ मैं। देखिए सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है, बाकी की बात करने की जरूरत नहीं है। 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और सर 90 डिग्री। साइन 0 0 होता है, 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2 और 90 होता है 1, 90 होता है 1। अब साइन 0 0 30 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2, 90 1। साइन का पूरक होता है कोस, साइन का पूरक क्या होता है कोस, और साइन का पूरक क्या होता है कोस। पूरक क्या होते हैं आपको पता है ना, पूरक का पूरक क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री करना है। तो साइन तो 0 + 90 90, तो जो साइन 0 है ना, जो साइन क्या है 0, वही क्या है कि वही किसकी वैल्यू है, जो साइन 0 सॉरी जो कोस 0 है वही साइन 90 होगा, तो सिंपल एक। जो साइन 30 है, साइन 30 है वही वैल्यू किसकी होगी, अगर आप कोस 30 निकालना चाहते हो जो वैल्यू साइन 60 है। चल एक बार लिख लो फिर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहले मैं लिख देता हूँ, ये जो 60 है ना भाई ध्यान से देखना, ये जो 60 वैल्यू है ये यहाँ आएगी और ये 30 वैल्यू यहाँ आएगी, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। तो साइन 60 था √3/2, तो यही बनेगा आपका कोस, और 45 दोनों सेम ही रहेंगी 1/√2, और ये होगा 1/2 और ये होगा 0। सर ऐसे कैसे कर रहे हो भाई, मैं ये बात याद रखना, साइन जो 30 होगा ना बराबर होगा कोस 60 के। अब बताओ सर कैसे, देखो साइन का पूरक होता है कोस और 30 का पूरक होता है 60, पूरक का मतलब 90, 30 और 60 90, तो साइन 30 कितना था 1/2, तो कोस 60 भी कितना हो जाएगा 1/2। सिंपल आई बात समझ में। साइन 30 साइन की तो याद ही कर ली थी, साइन 30 1/2 तो कोस 60 भी 1/2, सेम एज इट इज। अगर साइन 60 भाई साइन तो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, साइन का पूरक कोस और 60 का पूरक 30, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये हमारा कोस 30 भी कितना हो जाएगा √3/2।
सिंपल ये हमें सीखना था बस। अब हम आराम से अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सर कैसे, क्वेश्चन कैसे निकलेगा भाई? साइन 30 प्लस कोस 30 है, साइन 30 प्लस कोस 30। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आप फिर दिक्कत ना करें। साइन 30 प्लस कोस 30, साइन 30 प्लस कोस 30 माइनस साइन 60 और प्लस कोस 60, ये वैल्यू है। कोस 60 लिख दिया भाई मैंने, ठीक है, आप समझ लेना ये वैल्यू थी। इसमें वैल्यू डाल लो आराम से। साइन 30 कितना होगा सर? 1/2। और कोस 30 कितना होगा? कोस 30 मतलब साइन 60 होता है √3/2। और ये माइनस साइन 60 कितना होता है? ये √3/2। और कोस 60 कितना होता है? कोस 60 यानी कोस का पूरक साइन 60 का, साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2। तो अब आप इसको खोल दो, 1/2 सोल्व मत करो, 1/2 प्लस √3/2। और ये बाहर माइनस पड़ा तो अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा। दोनों प्लस के है तो दोनों किसके निकलेंगे? माइनस के। दोनों किसके निकलेंगे? माइनस के। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। तो क्या आया आंसर? 0। तो क्या आएगा राइट आंसर आपका? 0। तो मैं आपको इसका दिखा भी देता हूँ, आप कर भी सकते हैं फिर। ये देखो आंसर क्या आया इसका, ये रहा बी कितना था? 0। बी कितना था? 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये साइन 30 है, कितना है? साइन 30 है। और ये कितना है? कोस 60 है। ये कितना? साइन 60 है। ये कितना है? कोस 60 है। तो आप लोग भाई ध्यान देना, 30 और देखो 30 और 60 90, 30 और 60 90, और 30 और 60 90। अगर ये पूरक पड़े एक दूसरे के और यहाँ माइनस होना चाहिए तो वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। अब ये बातें कुछ बच्चों को समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी, इसलिए मैंने सोल्व कर ही दिखा दिया। ये लफड़ाई खत्म कर दिया कि आप कुछ को समझ आए कुछ को ना आए, ठीक है। आप उसी अप्रोच से कर लेना, बाकी सब अप्रोच से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। चले अब आगे आते हैं। कोस ए बराबर 4/5 है तो tan a निकालना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, सिंपल अप्रोच से मैंने क्वेश्चन बच्चों को बता रखा। कोस ए की वैल्यू दे रखी 4/5, कोस ए कितना दे रखा? 4/5। और हमसे tan a पूछा हुआ है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? tan a। तो सिंपल एक बात याद रखो, कोस का फार्मूला मैंने बच्चों को बताया था बोस, और साइन का फार्मूला देखे, साइन का फार्मूला मैंने बताया था, साइन करते हैं फोन में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो। साइन करते हैं फोन में, फोन में मतलब P/H फार्मूला होता है साइन का, P/H। कोस यानी बोस यानी B/H। दोनों हो गया, फोन में तो आता ही है, बस आपको याद रखना है। साइन करते हैं फोन में P/H, कोस यानी बोस B/H। और tan पब्लिक, tan क्या होती है हमारी अप्रोच? tan की होती है पब्लिक। टन किसने की? पब्लिक ने। पब्लिक में पहला क्या आएगा? P, और फिर क्या आएगा बाद में बोलने में B, तो P/B। तो ये हमारी अप्रोच है, इसको आप याद कर लेना, फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। सर कैसे भाई? बिल्कुल इजी मेथड से कर लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। इस मेथड को अगर आपको ये फार्मूले मेरे याद है जो मैंने बताया है तो दिक्कत कहाँ है? कहीं भी आने वाली नहीं है। कैसे? कोस का फार्मूला क्या होगा? बोस यानी B/H, B/H। तो ये हो गया 4/5। अब आपको पता है हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो लगा दो पाइथागोरस। ये तो होता है पाइथागोरस, तो जानते हो H² बराबर B² और प्लस में P²। तो हाइपोटेनस कितना है? ये रहा पड़ा आपके सामने 5²। बेस कितना है? ये पड़ा आपके सामने 4, तो 4²। यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगी। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस में P का स्क्वायर। तो P² निकालो ना, 25 माइनस 16। P² की वैल्यू क्या बची? P² की वैल्यू बची 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, 25 में 16 घटाओगे तो 9, और 25 में 15 घटा दो 10, एक और घटा दो तो 9। और ये जो स्क्वायर है इधर आकर रूट हो जाएगा, यहाँ P बचेगा, कि किसका हो गया? 3 का। अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई। P 3 है, P कितना है? 3 है। हाइपोटेनस कितना था? 5 था। और बेस कितना था? 4 था। बेस कितना था? 4 था। बेस कितना था? 4 था। और आपसे tan a पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? tan a। अभी फार्मूला बताया था, tan कौन करेगी? पब्लिक यानी P/B। तो परपेंडिकुलर कितना है सर? अभी निकाला 3। बेस कितना था सर? 4 था, तो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 3/4 देखो है 3/4, ये रहा सर बी, यानी 3/4 कर पाओगे। सिंपल अप्रोच से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप लोगों के सामने। ये स्लाइड तो हो चुकी थी भाई, स्लाइड दोबारा रिपीट होगी। चले ये देखें, त्रिज्या आर वाले एक वृत्तखंड के कोण P डिग्री में वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या क्या दी? हमें R दी। और कोण क्या दिया? P डिग्री। कोण क्या? त्रिज्या तो देखो, त्रिज्या को तो बोल रहा है कि R है, और कोण यानी थीटा को बोल रहा है P है। और हमसे क्या मांगा है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हमसे क्या मांग रहा है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बस फार्मूला बच्चों को आना चाहिए भाई। त्रिज्या खंड का फार्मूला क्या होता है सर? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, खाली एक क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। बस ये होता है भाई, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।
पहले ऑप्शन को देख लो एक बार। ऑप्शन में क्या है, पाई है, तो पाई की वैल्यू मत डालना, ये बात थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो पाई है। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू, सॉरी मैंने आर को पी लिख देना, आर की वैल्यू बड़ा आर था, तो आर की वैल्यू थी बड़ी, आर दे रखी, तो पाई आर स्क्वायर, थीटा को उसने पी बोल रखा बटे 360, ये आपका राइट आंसर होगा भाई। पाई आर स्क्वायर इंटू पी बटे 360, ये राइट तो है लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है। देखो ना, पी आर स्क्वायर थीटा बटे 360, देखो 360 का पहली तो बात एक ही ऑप्शन है ये रहा ये, लेकिन यही ऑप्शन है, बाकी ये 180 का है तो वैसे कट गया, ये 180 का वैसे कट गया, 360 का एक ही था, या फिर 360 से बड़ा है, ये नहीं हो सकता बिल्कुल किसी भी हालत में। क्यों नहीं होगा अभी बात बताऊंगा, लेकिन पहले एक चीज़ को आप देखें, हमारा ऑप्शन है पी आर स्क्वायर, सॉरी पी बोल रहा हूँ इसको रे, पाई आर स्क्वायर और पी बटे 360, पाई आर स्क्वायर, हमारा ऑप्शन क्या था, पाई आर स्क्वायर। इसमें है कहीं पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल नहीं है। पी बटे 360 तो है लेकिन पाई आर स्क्वायर नहीं है। तो फिर उसने पता क्या काम किया, वो काम ही बता देता हूँ बस आपको, फिर आपको समझ ही आएगा। उसने एक काम कर दिया भाई, अब ये तो था नहीं, तो उसने गुणा ऊपर 2 भी कर दी और गुणा 2 नीचे भी कर दी। अब आपका आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। सर कैसे, 2p और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और नीचे करोगे तो 360 गुणा 2 करेंगे तो 720, तो ये आपका आंसर होगा। उसने 2 से ऊपर 2 से नीचे कर दी, ऐसे कर सकता हो, ऊपर वो 3 से कर दे, नीचे भी 3 से, क्योंकि जो गुणा ऊपर लगाओगे वही गुणा नीचे लगानी पड़ेगी। तो आपका 720 वाला ऑप्शन 2p पाई आर स्क्वायर इज द राइट आंसर है। आप ये देख सकते हैं, टू 2p, टू तो उसने पीछे रख दिया लेकिन है तो वही 2p पाई आर स्क्वायर बटे 720, यानी 720 इज द करेक्ट आंसर। कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, दो गोलों का आयतन 64 अनुपात 27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन क्या होगा। अरे गोले का आयतन है, किसकी बात करें, गोलों का आयतन, आयतन की यूनिट क्या होती है भाई, बेसिकली आपको पता हो तो, अगर आयतन की यूनिट होती है क्यूब, तो 64 किसका क्यूब है, सिंपल है, 64 किसका क्यूब है। देखो अगर ये क्वेश्चन आता है ना भाई, आयतन हमें गिवन है, तो अगर हमें आयतन गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो 64 अनुपात 27, ये इंपॉर्टेंट और आसान है, तो आप यहाँ से इसकी भुजा निकाल सकते हैं। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और ये 27 किसका होता है, 3 का, ठीक है। अब हमें क्या पूछे, इसका क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, वर्ग, स्क्वायर, तो इसका 4 का स्क्वायर करो 16 और 3 का स्क्वायर करो 9, तो 16 अनुपात 9 इज द करेक्ट आंसर, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है भाई ऐसा क्वेश्चन, आप लोगों में भी डाल रखा है। तो आयतन है, तो उसका आयतन अगर गिवन है तो भुजा निकाल लो पहले, भुजा साइड निकल जाएंगी, साइड का अनुपात निकलेगा हमेशा, किसका अनुपात निकलेगा, साइड का अनुपात हमेशा निकलेगा। तो साइड का अनुपात जब निकाल लोगे आप लोग, एक मिनट रुकना भैया, चली हुई है, मैंने सोचा कट हो गई वीडियो, तो एक सेकंड रुकना, ये आ गया। साइड का अनुपात कर पाओगे इस क्वेश्चन को, नहीं कर पा रहे तो मैं बता देता हूँ। अनुपात जो है ना, वॉल्यूम हमें दे रखा है इसमें 64 अनुपात 27, 64 अनुपात 27, कभी भी हमें वॉल्यूम दे देना, अगर हमें साइड निकालनी हो, साइड का अनुपात, तो अगर वॉल्यूम हमें गिवन है तो उसका क्यूब रूट, भाई वो आयतन क्या होता है, क्यूब में तो आता है पावर 3 में, तो ये पावर 3 किसकी है, 64, बस ऐसे अंदाजा लगा लो ना, ये 4 की है सर, 27 3 की है। अब हम एरिया पूछ रहे हैं, एरिया की यूनिट होती है वर्ग, यानी पावर 2, तो इसका पावर 2 कर दो, तो 4 की पावर 2 करोगे 16, 3 की पावर 2 करोगे तो 9, 16 अनुपात 9 इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया आप लोगों को। अगर तुम्हें साइड दे करके ये बोलता कि 4 अनुपात 3 साइड है, इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम को बोल रहा है तो वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, तो इसका क्यूब कर देना, फिर तो आप लोग क्या कर देना, इसका क्यूब। अगर यही दे करके अगर आपसे एरिया पूछ ले तो स्क्वायर कर दो भाई, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, जो कि पूछा हुआ। देखो 4 चौके 16, 3 तिया 9, आयतन पूछता तो 4 16 चौके 64 और 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 तिया 27, 64 अनुपात 27 आ जाता, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। चले कर पाएंगे आप इसको। नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं, और हाँ इस पर आओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप समझोगे तो इसमें क्या बोला हुआ है भाई, सर इसमें हमें गिवन क्या है भाई, अगर मैं आपको बताऊं इसमें क्या गिवन है रे, माध्यक, यदि किन्हीं दो आंकड़ों का माध्यक और बहुलक हमें दे रखा है, माध्यक और बहुलक दे रखा है, उनका माध्य हमें पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, माध्य, तो इसका तो सीधा ही फार्मूला होता है भाई माध्यक का, ये तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। माध्यक का फार्मूला होता है हमारे पास, ध्यान देना, माध्यक यानी बहुलक का फार्मूला बनता है मोड, देखो इंग्लिश में याद करना बड़ा ईजी है, मैंने इंग्लिश से कर रखा, मोड बराबर हो जाएगा 3 मीडियन, ऐसे तो बोल जाते हैं हिंदी में, 3 मीडियन माइनस 2 मीन भाई, ऐसे याद कर रखा। ये भी एम है, ये भी एम है, एम मीडियन बड़ा लिखा जाता है, मीन थोड़ा छोटा होता है। मीन क्या होता है सर, अब हिंदी में कर लो चाहे, मीन होता है, मीडियन होता है माध्यक, तो 3 माध्यक माइनस में 2
माध्य है, ये फार्मूला बनता है। यानी 3 माध्यक की गुणा 3 से करेंगे और माध्यक गुणा 2 से करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें याद है। देखो अब तुम्हें माध्यक भी गिवन है और बहुलक भी गिवन है और आपसे माध्य पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है? माध्य। तो फार्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। माध्यक है 11, बहुलक है 17। माध्यक है 11, बहुलक है 17। माध्यक कितना है? 11। बहुलक कितना है? देखो अब ये रहा मोड, ये रहा बहुलक। बहुलक की वैल्यू 17 रख दो और माध्यक था 11, तो 3 गुणा कर दो 11। और आपसे पूछ रहा था माध्य, तो 2 माध्य की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो 17 और 11 थी 33 माइनस 2। माध्य को मैं मीन लिख दूँ थोड़ी देर के लिए। ये आप दो माध्य मीन MEAN इंग्लिश में लिख दिया। मीन का मतलब माध्य ही होता है, कन्फ्यूज मत होना। तो ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 17 माइनस 33 और बराबर चल रहा था -2 मीन। ठीक है, 2 मीन। तो ये घटाओगे तो 13 में 7 गया 6 है, 2 यहाँ बच गया कितना? 2 में से गया 16, तो माइनस का 2 माध्य। तो माइनस से कट गया माइनस, तो 16/2 वैल्यू काट दो, 2 8 16। तो कितना आंसर आ जाएगा काट करके? 8। तो यही मैं बता रहा था, अगर फार्मूला आपको आता है तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। 8 इज द करेक्ट आंसर भी। कर पाएंगे? चले सर कर सकते हैं। तो आगे देखें फिर नेक्स्ट में आपको क्या गिवन है? नेक्स्ट में आपको गिवन है कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का योग क्या है। ध्यान से देखना, माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाएं। सीमाएं होती है क्लास इंटरवल में, जो वर्ग अंतराल होता है। जैसे 0 से 5 है, इसमें निचली सीमा क्या है? 0। और बड़ी सीमा क्या है? अब ये मैंने 50 लिख दिया, गलती से 5 था तो ये 5। समझ आ गया? आपने कहीं देखा 5 से 10, इसमें निचली सीमा क्या है? 5। और बड़ी सीमा क्या है? 10। समझ आ रही क्या मेरी बात? है ध्यान से देख लेना भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें निचली सीमा क्या है सर? 5 और बड़ी सीमा क्या है? 10। समझ पा रहे हो आप लोग? तो इसमें पहले तो माध्यक वर्ग निकाल लो। माध्यक वर्ग क्या होगा सर? माध्यक वर्ग क्या होगा? बात तो इस पर आ जाती है ना। पहले तो माध्यक वर्ग बताओ ना, फिर क्या होगा? तो माध्यक वर्ग क्या होता है? सिंपल सी बात है। माध्यक वर्ग ये होता है क्लास इंटरवल, जो वर्ग अंतराल दे रखा ना, इसमें जो बीच में बैठा हुआ, देखो बीच में कौन बैठा है, इसको गिन लो। 1 2 3 4 5, 5 में एक जोड़ो 6, 6 का आधा करो, तीसरा जो बैठा ना ये आप लोगों का हो गया माध्यक वर्ग अंतराल। समझ आ गया सर? कैसे? देखो एक माध्यक कभी भी निकालना हो ना तो क्या करते हैं, इनको गिनती में कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब जो ये 5 आया, 5 में एक जोड़े, 2 से भाग नहीं होता, 2 से भाग करना जरूरी है। 5 और 1 6, 6 का आधा 3, जो तीसरे स्थान पर मिलेगी ना बैठा हुआ वर्ग अंतराल, वही आपका माध्यक वर्ग अंतराल हो गया। तो ये 10 से 15 हो गया। इसमें अब निचली सीमा क्या होगी सर? निचली सीमा तो होगी इसमें 10। निचली सीमा तो कितनी होगी इसमें? 10। ये तो बात समझ आ गई। निचली सीमा तो कितनी होगी इसमें? 10। अब बहुलक क्या होता है? बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखता है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 है, तो इसका वर्ग अंतराल क्या हुआ? 15 से 20। 15 से 20। तो इसमें भी निचली सीमा कौन सी होगी? 15। इसमें भी निचली सीमा कौन सी होगी आप लोगों की? 15। 15 भाई कितनी होगी? 15। यहाँ कितनी थी? 10। तो आपके ये दो आ गए, 15 और 10 निचली सीमा का योग पूछा था। 15 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा आप लोगों का? 25। तो राइट आंसर क्या होगा? 25, जो कि बी दे भी रखा है 25। समझ आ गया ना? इसमें निचली सीमा 10 है। इसमें निचली सीमा कितनी है? 10 है। और इसमें निचली सीमा कितनी है? इसमें निचली सीमा कितनी है? 15 है। तो 15 + 10, 15 + 10 कितना हो गया भाई? 25। 15 + 10 कितना हो जाएगा? 25। कर पाएंगे इसको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। सिंपल ये बात रखना, यानी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी। तो प्रोबेबिलिटी कभी, पहली तो बात ये होती है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, तो देखो 0 तो हो ही जाएगी और 0 भी हो जाएगी भाई। 0.2/3 ये भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सर ये कैसे हो जाएगी भाई? 0.2 इसको खोलोगे तो ये आएगा 2/30। 2/30 क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो बटे 30, यानी 2/30। अब 2/30 प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली में जो नीचे वाली संख्या हो ना वो बड़ी होती है। सर कैसे भाई? देखो अगर आप 6/2 लिखोगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, कट कर वैल्यू 3 आ गई है, तो 0 और 1 से बड़ी चली गई, यानी हर जवाब हमेशा छोटा चाहिए। अगर इसका उल्टा करो 2/6, 2/6, अगर आपने इसका उल्टा किया 2/6 तो कोई समस्या नहीं है। फिर ये प्रोबेबिलिटी जो है 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आई। 1/3 क्या होगा? 0 समथिंग होगा। क्या होगा? हमेशा 0 समथिंग होगा। ये बात समझ आ रही है? हमेशा क्या होगा? 0 समथिंग होगा भाई। इस बात का ध्यान दे लेना। अगर सर ये 0 समथिंग होगा तो आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये 0 समथिंग जब होगा ना तो ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। इसलिए 0 तो प्रोबेबिलिटी हो गई। इसने नहीं पूछी है फिलहाल के लिए, देखे ये तो हो गई। 0 तो प्रोबेबिलिटी है। 35% भी प्रोबेबिलिटी है। सर क्यों? 35/100 हो गया भाई।
नीचे क्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई, बड़ी आती प्रोबेबिलिटी है। ये 2/30 होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, तो कौन सी नहीं हो सकती, 0.01, 0.01, क्योंकि जब इसका 1/1 और इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, 10 नीचे भाग जाएगा, तो ये तो 10 हो गया, 1 से बड़ी वैल्यू होगी, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो कट गए ना, सी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।